अब तक हम पढ़ चुके हैं रीडिंग क्या होती हैं, स्कैनिंग और स्किमिंग क्या होती हैं, साथ ही में इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, साइलेंट रीडिंग और लाउड रीडिंग क्या होती हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। यूनिट 2 हमारी चल रही है। आज उसका यह द्वितीय भाग है, यानी दूसरी क्लास है, और इस क्लास में इस यूनिट को हम पूरा कर लेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, जहाँ से प्रश्न बनते भी हैं, वो हम कवर कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से कोई प्रश्न बाहर न जाए। अगर कोई 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर का ऐसा बड़ा प्रश्न आता है तो वो बाहर न जाए। अब हम आ जाते हैं आज के पहले बिंदु को पढ़ने के लिए, जिसका नाम है लोकल और रेफरेंशियल कॉम्प्रिहेंशन। संदर्भ जो समझ होती हैं वह क्या होती हैं? 2021 के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया है। तो पहले एक बार इसको पढ़कर समझ लेते हैं, फिर इसकी विस्तृत व्याख्या हम सुनेंगे और याद करेंगे। लोकल कॉम्प्रिहेंशन इज द एबिलिटी। लोकल कॉम्प्रिहेंशन एक प्रकार की योग्यता है। टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए। द स्पेसिफिक डिटेल, कोई विशेष जो है व्याख्या। फैक्ट्स, विशेष तथ्य। एंड इंफॉर्मेशन, विशेष जानकारी। विद इन अ टेक्स्ट, जो टेक्स्ट में या लेख में लिखी हुई हैं। फोकसिंग ऑन इंटेंसिव रीडिंग, जैसा कि जो फोकस हम इंटेंसिव रीडिंग में करते हैं वैसा ही आपके लोकल कॉम्प्रिहेंशन में होगा। यानी हम ये कह सकते हैं द इंटेंसिव रीडिंग, जो इंटेंसिव रीडिंग थी, जो गहन अध्ययन था, गहन पठन था। टैलेंट इज आल्सो नोन, वही जो टैलेंट होता है उसे ही जाना जाता है एज द लोकल कॉम्प्रिहेंशन स्किल, लोकल कॉम्प्रिहेंशन के कौशल के नाम से। तो लोकल कॉम्प्रिहेंशन कोई अलग चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल सेम टू सेम है आपके किससे संबंधित? लोकल कॉम्प्रिहेंशन इंटेंसिव रीडिंग के सेम टू सेम है। यानी कि आप इंटेंसिव रीडिंग वाली डेफिनेशन यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, बट आप ये ऐसा कैसा लिखे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सामान्य प्रश्न होते हैं और बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न आप इन्हें लिख सकते हो। तो संदर्भ या लोकल कॉम्प्रिहेंशन क्या है? यह एक प्रकार की एबिलिटी है, यह समझने के लिए कि जो मुख्य जानकारी या तथ्य या कोई सूचना है जो लेख में लिखी हुई हैं उस पर फोकस करते हुए गहनता से पढ़ते हैं, तो ये लोकल कॉम्प्रिहेंशन है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो इंटेंसिव रीडिंग का टैलेंट है उसे ही हम जानते हैं लोकल कॉम्प्रिहेंशन स्किल के नाम से। तो ये प्रश्न तो हो चुका है। अब ये प्रश्न तो लोकल कॉम्प्रिहेंशन तो पूछा गया है, किंतु यदि लोकल कॉम्प्रिहेंशन की जगह प्रश्न पूछे कि बताइए ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे कि ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन भी एक योग्यता है। ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, ये समझने की योग्यता है। द ओवरऑल मीनिंग, संपूर्ण अर्थ को, और जनरल आइडिया, संपूर्ण सामान्य समझ। ऑफ अ टेक्स्ट और स्पीच, जो भाषण में या लेख में बोली या लिखी गई हैं। तो ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है कि ओवरऑल जो पढ़ा या लिखा हमने, जो लिखा हुआ है उसमें से उसके सामान्य जो जनरल थीम या अर्थ हैं उसको हम पकड़ पाए। यानी एक पूरे जो पेज हैं उसका जो समरी हम करते हैं वो ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन में आता है। इट इज़ यूजफुल फॉर मेकिंग रेफरेंसेस, रेफरेंसेस जो संदर्भ होते हैं उनको बनाने में इसका यूज़ होता है। जैसे कि ड्राइंग कंक्लूजन्स, निर्णय निर्धारित करने में बेस्ड ऑन द टेक्स्ट और स्पीच, जो बोला गया है या जो लिखे हुए लेख हैं उनका जो संदर्भ होता है, उसकी जो व्याख्या होती है, उसको बनाने में ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ होता है। जैसे आपने कोई एक पेज पढ़ा और उस एक पेज को अगर आप 2-5 लाइनों में लिख पा रहे हो, इसका मतलब आप कौन सा कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हो? ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हो। तो ये हम यहाँ तक का पढ़ चुके हैं। अब यदि पूछे कि बताइए रीडिंग की जो स्किल हैं उसके स्टेजेस कितने होते हैं, उसके चरण कितने होते हैं, तो जिस प्रकार आपने लिसनिंग के चरण देखे थे, लिसनिंग के स्टेजेस देखे थे, वैसे ही आपके रीडिंग के भी स्टेजेस होते हैं और वो 4 होते हैं। देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ रीडिंग स्किल, रीडिंग स्किल के 4 चरण हैं। सबसे पहला है परसेप्शन, बोले तो धारणा, धारणा का मतलब होता है पूर्व समझ। फिर है कॉम्प्रिहेंशन, वास्तविक समझ। फिर है मूल्यांकन, इवेल्युएशन, और लास्ट में है उसका एप्लीकेशन यानी कि उसका यूज़ करना। तो पूर्व धारणा होगी,
फिर वास्तविक साधारणा या समझ होगी, फिर मूल्यांकन किया जाएगा और फिर उसका उपयोग किया जाएगा। परसेप्शन, फिर आएगा कॉम्प्रिहेंशन, फिर आएगा इवेल्युएशन और फिर है एप्लीकेशन। तो PCEA इसको कहा जाता है। PCEA, पी का मतलब परसेप्शन, सी का मतलब कॉम्प्रिहेंशन, ई का मतलब एवेल्युएशन और ए का मतलब एप्लीकेशन। तो ये 4 चीज़ें होती हैं, धारणा, समझ, मूल्यांकन और उपयोग। अब आ जाते हैं कि जो टाइप्स होते हैं, कॉमन टाइप हैं टेक्स्ट की, वो क्या हैं। तो आपकी जो टॉपिक हैं, आपका ये जो सीरीज़ का यूनिट 2 है, इसमें कॉमन टेक्स्ट के 4 इम्पोर्टेंट टाइप्स यानी प्रकार दे रखे हैं। वो हैं आपके नंबर 1 हैं डिस्क्रिप्टिव पैसेज, जिनको हम वर्णनात्मक अनुच्छेद के नाम से जानते हैं। फिर दूसरा है नैरेटिव पैसेज, जिसको हम कथनात्मक अनुच्छेद कहा या पैसेज कहते हैं। तीसरा है आर्गुमेंटेटिव पैसेज, तार्किक अनुच्छेद। और लास्ट हैं एक्सपोजरी पैसेज, बोले तो व्याख्यात्मक अनुच्छेद। अब ये ऐसा कैसा प्रश्न आता है, या तो MCQ में पूछ ले या फिर डायरेक्ट 2 नंबर का प्रश्न आएगा कि बताइए टाइप्स ऑफ टेक्स्ट या टाइप ऑफ कॉमन टेक्स्ट क्या होता है। तो ये हम यहाँ समझ चुके हैं। अब आ जाते हैं कि पूछे डिस्क्रिप्टिव पैसेज क्या होता है, इसमें किस प्रकार की चीज़ें होगी, तो उसको समझते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव पैसेज में देखिए, जिसको हम वर्णनात्मक अनुच्छेद कहते हैं, इसके अंदर इसका जो उद्देश्य है पहले वो लिखेंगे। अगर आपको 3 नंबर यहाँ से हासिल 2 नंबर हासिल करने हैं तो आपको इस प्रकार से ही लिख कर आना है कि आप पहले तो लिखोगे पर्पज़, फिर लिखोगे एग्जाम्पल और लास्ट में लिखोगे की एलिमेंट्स, कि उसके अंदर मुख्य तत्व कौन कौन से। सबसे पहले तो जो वर्णनात्मक अनुच्छेद होता है, टू क्रिएट अ विविड पिक्चर, जो जीवंत प्रकार का जो चित्र होता है वो बनाता है इन द रीडर्स माइंड, जो पढ़ रहा है वो व्यक्ति अपने माइंड में एक जीवित प्रकार का चित्र बनाएगा थ्रू द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, जो कि उसने पढ़ा है व्याख्यात्मक रूप से उसमें से बनाएगा, वर्णन किया उसमें से बनाएगा। फिर है, अगर इसका एग्जाम्पल समझना है तो समझिए, जो लिटरेरी वर्क्स होता है, जो साहित्य काम होता है जिसमें पोएम्स लिखी जाती हैं और शॉर्ट स्टोरीज जो होती हैं यानी कि छोटी कहानियाँ जो लिखी जाती हैं, साथ ही में जो ट्रेवलिंग गाइड्स होते हैं, यात्रा के जो दृष्टांत लिखे जाते हैं वो, और जो पोर्ट्रेट्स यानी किसी चित्र की जो व्याख्या की जाती हैं, वह वर्णनात्मक, जो चित्र का वर्णन किया जाता है वह डिस्क्रिप्टिव पैसेज कहलाता है। तो ये आप ऐसा समझिए, ये विविड पिक्चर्स को दिमाग में जो है इनपुट देता है, और ताकि जो आपने डिस्क्रिप्शन की डिटेल ली है उस हिसाब से आप अपने दिमाग में एक जीवंत चित्र बना पाओ, जो घटना आपने देखी है या सुनी है। फिर ये काम या तो पोएम्स में यूज़ होता है, या फिर शॉर्ट स्टोरी में यूज़ होता है, या फिर कोई पोर्ट्रेट्स अगर हम यूज़ कर रहे हैं, बना रहे हैं तो उसमें, या फिर ट्रेवलिंग के लिए इसका यूज़ होता है। अब अगर इसकी की पॉइंट्स देखें तो इसमें आएगा सेंसरी डिटेल्स, जो हमने महसूस किया है घटना के दौरान वो हम यहाँ लिखते हैं। फिगरेटिव लैंग्वेज, और फिगरेटिव लैंग्वेज होगा जो हमने फिगर आउट किया है उस पर्टिकुलर सीन में, वो हम यहाँ लिखेंगे। तो इमेजिनरी होता है कि काल्पनिक चीज़ें यहाँ होगी, सेंसरी डिटेल्स होगी यानी कि जो संवेदना हमने ग्रहण की है वो चीज़ें होगी, और फिगर आउट करते हैं हम भाषा को उस हिसाब से। तो यहाँ डिस्क्रिप्टिव पैसेज में वर्णन होगा और एक जीवंत प्रकार का चित्र बनेगा पढ़ने वाले के दिमाग में। बारिश की वजह से मैं वीडियो को थोड़ा पॉज करता हूँ, फिर थोड़ी देर के बाद वापस इसे शूट करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि नरेटिव पैसेज क्या होता है। अब देखिए, नरेटिव का मतलब होता है कथात्मक अनुच्छेद, यानी जिसमें एक लंबी कहानी सुनाई जाती है, वो चीज़ें इसमें आती है। देखो, अगर शॉर्ट स्टोरी आएगी तो वो वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव में आएगी, और लॉन्ग स्टोरी जैसे नॉवेल्स वगैरह हो गई या लॉन्ग स्टोरीज हो गई वो इसमें आएगी। इसमें शॉर्ट स्टोरीज नहीं आएगी, इसमें आएगी आपके लॉन्ग स्टोरीज, जो लंबी कहानियाँ होती है वो इसमें आएगी। शॉर्ट स्टोरीज का जो मेन यूज़ होता है वो डिस्क्रिप्टिव पैसेज में होता है, और नैरेटिव पैसेज में लंबी कहानियाँ सुनाई जाती हैं। साथ ही में नॉवेल्स का यूज़ होता है, या जो कोई पुरानी यादें हैं या कोई पर्सनल आपको लिखना है ऐसे, वो आप इसमें यूज़ करते हैं। और इसका मेन पर्पज़ है टू टेल ए स्टोरी, कोई कहानी सुनाने के लिए। रिकाउंटिंग इवेंट्स, वापस वो जो इवेंट आपने पहले जिया है उसको क्रोनोलॉजिकल यानी कि
सिस्टमेटिक कि किस समय के पश्चात कौन सी घटना हुई उसको लिखने में भी इसका यूज़ होता है। तो कथनात्मक जो अनुच्छेद या नैरेटिव पैसेज हैं, ये स्टोरी टेलिंग के लिए यूज़ होता है, जिसमें लॉन्ग स्टोरीज, नॉवेल्स, मेमोरीज या पर्सनल ऐसे इसमें लिखे जाते हैं। इसके अंदर कुछ कैरेक्टर लिए जाते हैं जिनको एक पर्टिकुलर जगह का जो है, जिसमें जगह बताई जाती हैं, फिर उसी के चारों ओर प्लॉट लिखा जाता है और कॉन्फ्लिक्ट, उनमें आपस में चीज़ें मतभेद होंगे और फिर लास्ट में रिजोल्यूशन होगा, यानी कि वो मतभेद खत्म हो जाएंगे। तो इस प्रकार की जो स्टोरी वगैरह आप मूवी देखते हो, तो वो मूवी बिल्कुल ऐसे होती है, उसमें कुछ कैरेक्टर होते हैं, हीरो हीरोइंस वगैरह, या जो मतलब इसमें जो विलन होंगे वो होंगे कैरेक्टर्स, फिर उसको एक पर्टिकुलर जगह का सेटअप दिया जाएगा, उसी के चारों ओर कहानी लिखी जाएगी, फिर उनमें मतभेद दिखाए जाएंगे और लास्ट में जो है या तो हीरो जो है विलन को मार देगा, या फिर कहानी से टर्निंग पॉइंट ले लेगी वहाँ से, ताकि रिजोल्यूशन हो जाए इस प्रकार से। तो नैरेटिव पैसेज होता है जिसमें फिल्म वगैरह या स्टोरी टेलिंग या लॉन्ग स्टोरी, नॉवेल्स वगैरह लिखी जाती हैं। और जबकि जो डिस्क्रिप्टिव पैसेज हमने देखा था, वो एक वास्तविक जीवंत चित्र बनाने के लिए होता है जो रीडर्स के माइंड में होगा, और वो लिटरेरी वर्क्स करने में या शॉर्ट स्टोरी ट्रेवलिंग के लिए यूज़ होता है, जहाँ हम सेंसरी डिटेल यानी कि जो खुद अनुभव किया है उन चीज़ों को लिखते हैं। अब तीसरा प्रकार होता है कि एक्सपोजरी पैसेज क्या होता है, जिसे हम व्याख्यात्मक अनुच्छेद कहते हैं। अब इसमें क्या होगा, देखिए, ये जो व्याख्यात्मक अनुच्छेद होता है, एक्सपोजरी होता है, ये एक्सप्लेन करने में काम आता है या इन्फॉर्म करने में काम आता है रीडर्स के लिए कि कौन सा टॉपिक जो है किसी टॉपिक को अगर एक्सप्लेन करना है, किसी विषय को, किसी एक टॉपिक को सिलेक्ट करके अगर उसकी व्याख्या करनी है, उसको एक्सप्लेन करना है, तो वह एक्सपोजरी पैसेज होगा। जैसे कि कोई निबंध हमने लिख दिया, निबंध मतलब जो हम लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, जैसे कि सेव वाटर वाला लिख दिया, पोल्यूशन का लिख दिया, सेव ट्रीज वगैरह का लिख दिया, तो माई स्कूल वाला निबंध हो गया। ये जो निबंध होते हैं इनमें व्याख्या की जाती है पर्टिकुलर एक स्पेशल टॉपिक चूज करके। फिर जो रिसर्च पेपर होते हैं उनमें भी एक ही चीज़ की डिटेलिंग होती हैं, या इंफॉर्मेटिव जो आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, विशेष अनुच्छेद जिनमें सूचना होती है, ऐसे अनुच्छेद लिखे जाते हैं। या जो किताबें होती हैं या जो साइंटिफिक रिपोर्ट्स होती है, वैज्ञानिक जो रिपोर्ट पेश की जाती हैं, वो सभी एक्सप्लेन करती हैं पर्टिकुलर एक टॉपिक को जो रीडर पढ़ते हैं। तो रीडर्स जो पढ़ रहे हैं वो रीडर एक पर्टिकुलर टॉपिक को जो है यहाँ समझता है। तो ऐसे लेख जो रिसर्च पेपर देने के लिए, बुक्स के लिए, निबंध लिखने के लिए, साइंटिफिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए यूज़ की जाते हैं, वो एक्सपोजरी होते हैं। जबकि कहानी स्टोरी टेलिंग के लिए जो यूज़ होता है वो आपके होता है नरेटिव। कौन सा होता है? नरेटिव होता है। और इसके पहले जो लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी जो वर्क्स होते हैं जैसे पोइम्स और स्टोरीज के लिए डिस्क्रिप्टिव पैसेज यूज़ किए जाते हैं। लास्ट में है आपके, इसमें है एक्सपोजरी पैसेज में कि यहाँ क्लियर और कंसाइज लैंग्वेज यूज होती हैं, यानी कि यहाँ स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है। साथ ही में यहाँ सबूत भी पेश किए जाते हैं और लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है, तार्किकता होती है, क्योंकि साइंटिफिक चीज़ें हैं तो वहाँ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन तो आपको देनी ही पड़ेगी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पेपर में भी लिखे कि इसका पर्पस क्या है, ये किस बेस के लिए यूज़ होता है, यहाँ कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो इस प्रकार से आपको पूरे 3 नंबर या 2 नंबर इसमें दे सकता है। लास्ट है कि आर्गुमेंटेटिव, बोले तो तार्किक अनुच्छेद किसे कहा जाता है? तर्क वितर्क होगा, यानी कि वाद विवाद जिस पैसेज के अंदर होता है वह आर्गुमेंटेटिव पैसेज कहलाता है। प्रेजेंटिंग, यहाँ इसका पर्पस क्या है? प्रेजेंटिंग अ केस फॉर और अगेंस्ट अ पर्टिकुलर इशू। कोई एक इशू यानी कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ होगी जिसके अगेंस्ट में यानी जिसके विरोध में या जिसके पक्ष में आपको तर्क देना होता है, तो वह पैसेज आर्गुमेंटेटिव होता है। यानी कि जब हम कोई केस रिप्रेजेंट कर रहे हैं या तो पक्ष में या फिर विपक्ष में, तो पर्टिकुलर इशू के खिलाफ, तो फिर वह होगा आपके आर्गुमेंटेटिव पैसेज। इसको आप ऐसे समझिए कि आर्गुमेंटेटिव पैसेज माइट आर्ग्यू दैट सोशल मीडिया, जैसे कि सोशल मीडिया जो है हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ, कि सोशल मीडिया का हमारे मस्तिष्क पर मानसिक जो हमारा स्वास्थ्य है उसके ऊपर एक नेगेटिव छाप छोड़ता है। तो अब इसके पक्ष में या विपक्ष में दोनों बातें होगी। कोई कहेगा कि हाँ ये बिल्कुल बात सही है, और कोई कहेगा कि नहीं है, सोशल मीडिया यूज़ करने से ऐसा नहीं होता, कोई कहेगा नहीं इसका यूज़ होता है। तो आप इसके पक्ष में बात करो चाहे विपक्ष में बात करो, आप आर्ग्यूमेंटेटिव पैसेज का यूज़ करोगे। और यहाँ की एलिमेंट्स हैं थीसिस, जो धारणाएं, जो प्रस्तुतियाँ जो बताई जाएगी कथन के रूप में, वो
जो सबूत पेश किए जाएंगे, वो जो तथ्य पेश किए जाएंगे, वो जो तार्किकता यहाँ दी जाएगी, और जो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स होंगे यानी पक्ष विपक्ष की बातें होगी, और जिसमें जो चीज़ें हैं वो सही नहीं होती। इसमें क्या होता है कि चीज़ों को घुमा फिरा कर बात की जाती है। जैसे कोर्ट रूम का जो ड्रामा होता है वह आर्गुमेंटेटिव पैसेज होता है। जैसे कोर्ट रूम है, वकील और जो जज हैं वो आपस में आर्गुमेंटेटिव पैसेज के बारे थ्रू बात करते हैं, यानी कि वो ऐसे बात होती है कि किसी के पक्ष में वकील बोल रहा है, दूसरा वकील उसके विरोध में बात कर रहा है, फिर जज पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें सुनेगा। तो ये जो होता है कि किसी केस के लिए पर्टिकुलर या तो उसके साथ में या उसके अगेंस्ट में जो है सीन क्रिएट होता है। तो ये कोई मुद्दा होगा, इशू का मतलब होता है कोई मुद्दा जिसके पक्ष में या विपक्ष में बात होगी, और वो उसके लिए सही या गलत हो सकता है। तो ये आपका आर्गुमेंटेटिव बेसिस हो गया। अब प्रश्न पूछे कि बताइए लिंक वर्ड या लिंकिंग वर्ड या कनेक्टिव वर्ड किसे कहा जाता है, बताइए। तो संबंध या जुड़ाव वाले शब्द किसे कहा जाता है, तो समझिए। लिंकिंग वर्ड्स आर दोज वर्ड्स, लिंकिंग वर्ड्स वो शब्द होते हैं विच आर यूज्ड, जो कि प्रयोग किए जाते हैं टू शो रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज, विचारों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं वो शब्द कहलाते हैं लिंकिंग वर्ड्स। लिंकिंग वर्ड्स इज ब्रिज द गैप बिटवीन आइडियाज, ये एक बांध या पुल की तरह कार्य करते हैं, जो गैप, जो विचारों के मध्य जो गैप रह चुका है, जो जगह छूट चुकी है, उनको भर के उनके लिए ब्रिज का काम करते हैं लिंकिंग वर्ड्स। और क्लेरिफाइंग, और ये स्पष्ट करते हैं हाउ दे आर रिलेटेड, कि वो किस प्रकार से संबंधित है। तो दो वाक्यों, दो शब्दों को इनको जोड़ने के लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो लिंकिंग या कनेक्टिंग वर्ड्स हैं, और ये विचारों को स्पष्ट करते हैं। जैसे हम एंड का प्रयोग करते हैं, सो का प्रयोग करते हैं, बट का प्रयोग करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, नेक्स्ट, बिकॉज, सो, देन, ये जो यूज होता है वर्ड्स का, ये लिंक वर्ड कहलाते हैं। दो विचारों को, दो आइडियाज़ को ये आपस में कनेक्ट करते हैं, उनके बीच में संबंध दर्शाते हैं, उसको क्लेरिफाई करते हैं। तो यह लिंक वर्ड हो चुका है। अगला आपके हैं कि बताइए टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, किसे कहते हैं टॉपिक सेंटेंस। तो टॉपिक सेंटेंस का मतलब यहाँ ये होता है कि हर पैराग्राफ, एवरी पैराग्राफ हैज़ अ मेन थीम और आइडिया, उसके अंदर कोई मुख्य थीम या उसका मुख्य विचार होता है। इन द पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर, द सेंटेंस, वह वाक्य, विच कंटेंस, जिसमें होता है, द मेन आइडिया और थीम, मुख्य बात। तो वह सेंटेंस, ऐसा वाक्य जिसमें शामिल होता है मुख्य विचार या मुख्य थीम, वह कहलाता है टॉपिक सेंटेंस। आपने कोई पैसेज या पैराग्राफ पढ़ा, उसके अंदर जो मुख्य लाइन है, उस लाइन से जो टॉपिक का नाम है वो डराइव किया जाता है, लिया जाता है। तो टॉपिक सेंटेंस वो होता है जिस सेंटेंस में आपके टॉपिक के बारे में मुख्य सूचना है। तो जो मेन आइडिया, मेन थीम जिस लाइन में होती है, जिस सेंटेंस में होता है, वही टॉपिक सेंटेंस कहलाता है। अब प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसमें एमसीक्यूज पूछे गए हैं, तो मैं आपको 4 एमसीक्यूज जिसमें जो पूछे गए उनको समझा देता हूँ। अब प्रश्न क्या है, 2020 में क्या पूछा गया था, अ प्रॉब्लम इज सीन फ्रॉम डिफरेंट एंगल, एक समस्या है और उसके लिए अलग अलग एंगल्स का यूज़ किया जाता है। तो ऐसा हमने पढ़ा है अभी आर्ग्यूमेंटेटिव यानी तार्किक में, कि पक्ष और विपक्ष दोनों चीज़ें यहाँ होगी, यानी अलग अलग एंगल से जांच की जाती है, तो ये आर्ग्यूमेंटेटिव पेसिस होगा। नरेटिव में तो कहानी सुनाई जाती है, डिस्क्रिप्टिव में शॉर्ट स्टोरी, पोएम्स वगैरह जो हैं उनका डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, एक्सपोजरी में एक्सप्लेन किया जाता है। तो ये आर्ग्यूमेंटेटिव में होता है अलग अलग एंगल से चीज़ को देखना, एविडेंस देखना, रीजनिंग देखना, और जो है काउंटर जो है आर्गुमेंट होता है, यानी पक्ष विपक्ष में बात होगी, यानी एक ही बात को चीरते हुए दूसरी बात कही जाएगी। फिर अगला है 2019 का प्रश्न, साइलेंट रीडिंग एम्पेसाइजेज। तो साइलेंट रीडिंग जोर देती है, एम्पेसाइज करती है किस चीज़ को, वो है मीनिंग को, अर्थ को। अब मैं समझाता हूँ क्यों है। इंटोनेशन, वर्ड स्ट्रेस, प्रोनाउंसिएशन, ये उच्चारण से संबंधित शब्द हैं, जबकि साइलेंट रीडिंग में तो कुछ बोलना ही नहीं होता है। जब हम बिना बोले भी अर्थ को, मीनिंग को समझ लेते हैं तो वह साइलेंट रीडिंग में होगा। जबकि जो उच्चारण होगा तब हम इंटोनेशन को देखते हैं, तब कहाँ जोर दिया गया है, कहाँ धीमे, कहाँ जोर से बोला गया है, और कैसा बोला गया नहीं, यानी कैसा उच्चारण किया गया है, वो तो
आपके लाउड रीडिंग में यूज़ होता है, यानी कि लाउड रीडिंग में इंटोनेशन भी होगा, वर्ड स्ट्रेस भी होगा, प्रोनाउंसिएशन भी होगा और मीनिंग भी होगा, बट साइलेंट रीडिंग में ओनली मीनिंग पे एम्फेसाइज होता है। अगला है विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ टेक्स्ट, लेख का कौन सा प्रकार नहीं है, तो हमने पढ़ा है अभी, डिस्क्रिप्टिव भी होता है, एक्सपोजरी भी होता है, नेरेटिव भी होता है, स्पीच नहीं है। स्पीच की जगह पे आएगा आपके आर्ग्यूमेंटेटिव, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला। फिर लास्ट आपके प्रश्न है 2015 में पूछा गया, वो प्रश्न है खालिस्तान रीडिंग सेव टाइम, कौन सा जो रीडिंग का टाइप है जो हमारा समय बचाता है, तो हमने कहा, हमने पहले पहले वाली वीडियो में पढ़ा था, जो साइलेंट रीडिंग होती हैं वो जो रीडर होता है उसको एक्स्ट्रा टाइम देती है, बिकॉज हम फास्ट रीडिंग करते हैं और साइलेंट रीडिंग हमें सेल्फ स्टडी करना भी सिखाती है, तो साइलेंट रीडिंग से हमारा टाइम ज़्यादा बचता है, क्योंकि हम टाइम भी बचाते हैं और एनर्जी भी इससे बच जाती है। तो टाइम एंड एनर्जी जो सेव होती हैं वो साइलेंट रीडिंग में होती है, और साइलेंट रीडिंग फास्ट रीडिंग के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, यानी कि अगर हम साइलेंट होकर पढ़ते हैं तो हम ज़्यादा स्पीडली पढ़ पाते हैं, तो हमारा टाइम जो है नॉर्मल रीडिंग से टाइम जो है यहाँ बच जाता है। तो हमने यह यूनिट कवर कर ली है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बीच में बारिश की वजह से थोड़ा बहुत जो है बीच में अटक गए थे, बट हमने उस चीज़ को नहीं देखा, हमने पढ़ाई को देखा है और आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद हम जो हैं कल पढ़ेंगे, आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे कि जो थर्ड यूनिट है उसमें क्या क्या चीज़ें होगी। जैसे हमने लिसनिंग के बारे में, स्पीकिंग के बारे में सीख लिया है, और साथ में हमने ये देख लिया कि रीडिंग क्या है। अब हम राइटिंग एबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि राइटिंग के बारे में जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि उसमें निबंध आ जाएगा, लेटर राइटिंग हो जाएगा, नोटिस आ जाएगा, तो उसको भी किस प्रकार से समझना है तो वो हम देखेंगे।